तो GI EZ सिस्टम अपन ने देख लिया था। EZ से ही अपन स्टार्ट कर लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे चल जाएंगे। EZ सिस्टम में एक एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिएगा कि ये है CWH, ठीक है, ये है CHO और इधर है OH और इधर है OD। ये 4 ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कौन सा वाला आइसोमर है इसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों ग्रुप्स को देख लेते हैं। इधर देखते हैं तो ये CHO ग्रुप है, इधर देखते हैं तो ये CWH ग्रुप है। तो नो डाउट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है। इधर 3 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ एक के साथ तो डबल बॉन्ड है, तो 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो नो डाउट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं इसकी नंबर 1 दे देंगे और इसकी नंबर 2 दे देंगे। ऐसे ही अगर इधर देखते हैं OH है और OD है, तो OH और OD में मास के अकॉर्डिंग D का ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी 1 होगी इसकी और 2 हो गई इसकी। अब देख लेते हैं ये E है या Z है, तो ये ट्रांस टाइप में चला गया, तो ये क्या हो गया, E हो गया। ये E आइसोमर है। कर सकते हैं आप EZ। तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ये देख लेते हैं कि अगर अपने पास अलग अलग ग्रुप्स हैं तो अपन EZ सिस्टम लगा करके उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक ना, और वो जो कि अलीन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अलीन नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उससे किस तरीके से अपन निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये कहिएगा कि ये एक एल्कीन है और इसके साथ H जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा हुआ है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, H हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड C और H, और ये मान लीजिएगा कि CH2OH है। अब देखिएगा इसमें 2 डबल बॉन्ड है और सक्सेसिव तो नहीं है, अल्टरनेटिंग है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, ठीक ना। तो इसको अलीन की कैटेगरी में तो अपन नहीं रख सकते, है ना। अलीन में तो लगातार होता है, कोई सिंगल बॉन्ड बीच में आता ही नहीं है। ये अलीन नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया। अभी ये हो सकता है सिस हो, ठीक ना। ये अगर सिस है तो ये ट्रांस हो सकता है या सिस हो सकता है, जो भी है। अब दोनों के हिसाब से चलना है अपने को। अब अपन इसको सिस कहेंगे या ट्रांस कहेंगे, तो ये तो अपने को देखना है कि ये वाला बॉन्ड सिस हो सकता है या ट्रांस भी हो सकता है, और ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या हो सकता है। इसको ऐसे दिखाएं और थोड़ा सा मैं इसको खोल लूं, तो ये सिस या ट्रांस में से कुछ भी हो सकता था, है ना। इस हाइड्रोजन को अपन ऐसे लेते हैं। अभी देखिएगा कि ये तो सिस है और ये कैसा है, ट्रांस है ना। कभी हो सकता था कि दोनों सिस हो जाते, कभी ये सिस कभी ये ट्रांस हो जाता, कभी दोनों ट्रांस हो जाते, तो 4 टाइप के आइसोमर बनने की चांसेस है ना इसकी, है ना। तो कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अगर मान लो ये तो 2 डबल बॉन्ड की बात है, तो दिखाई दे रहा है कि कभी ये सिस हो जाएगा, ये भी सिस हो जाएगा, कभी ये ट्रांस होगा, ये भी ट्रांस होगा, और कभी ये सिस ये ट्रांस, कभी ये ट्रांस ये सिस, 4 कॉम्बिनेशन बनने की चांसेस है। अब बात ये है कि अगर मान लीजिएगा कि 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, 5 है, 7 है, 10 है, 11 है, तो कितने डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से तो फिर आइडिया लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं। तो अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर किस तरीके से कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके अपने पास फॉर्मूले हैं। तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला, है ना। टोटल कितने बनेंगे ये निकालना है। तो फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ GI, कितने GI बनेंगे इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला देखें, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अपने को 2 तरीके देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड्स को देखिएगा, कोई चेंज आ रही है उसमें, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हर डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस बना सकता है, जैसे अभी अपन ने देखा था। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि एंड्स को देखना है, ठीक ना। किसको देखना है, एंड्स, यानी कि सिरे, जहां से चेन स्टार्ट है और जहां पर खत्म है, उन एंड्स को देखना है। अगर एंड्स आर डिफरेंट, क्या है, एंड्स आर डिफरेंट, अगर एंड्स डिफरेंट है तो किस तरीके से, अगर आपके एंड्स डिफरेंट है तो क्या फार्मूला लगता है, और अगर एंड सेम है तो कौन सा फार्मूला लगता है। तो ये तो एंड्स तो आप देख लेंगे सेम है या डिफरेंट है।
एंड्स पर अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कहेंगे एंड सेम है दोनों तरफ, और अगर एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब डिफरेंट एंड्स वाला फार्मूला लगाएंगे अपन। तो ये देखिएगा, जैसे अभी अपन ने एक फार्मूला लिखा है और आप इसमें मेरे को पहचान के बताइएगा कि इसमें एंड सेम है या एंड्स डिफरेंट है। तो देख लेते हैं, इधर एंड्स पर H और CH3 है, जबकि यहाँ एंड पर H है और CH2OH है, तो यानी एंड्स सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। तो कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? एंड्स आर डिफरेंट वाला फार्मूला अपन यूज करेंगे। तो एंड्स आर डिफरेंट, जब ऐसी स्थिति होती है कि जब एंड्स डिफरेंट होते हैं तो टोटल कितने GI बनेंगे? तो नंबर ऑफ GI का सीधा आप फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ GI इक्वल्स टू सीधा 2 की पावर n, बात खत्म। और n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं तो देख लेते हैं। इससे पहले वाला अपन ने जो फॉर्मूला देखा था इसमें एंड्स डिफरेंट थे, एंड्स डिफरेंट थे, तो सीधा कितने डबल बॉन्ड है? 2 है, जो कि GI दिखा सकते हैं। तो 2 है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 की पावर 2, टोटल इसके कितने बनने वाले हैं? 4 बनने वाले हैं। और अभी अपन ने देखा भी था, प्रैक्टिकली भी देख लिया था कि दोनों सिस हो 1, दोनों ट्रांस हो 2, ये सिस ये ट्रांस 3 और ये ट्रांस ये सिस 4 ही बन सकते हैं ना। तो 2 की पावर n लगा देते हैं जब एंड्स डिफरेंट होते हैं। तो सीधा सीधा फार्मूला अपने पास कि अगर अपने पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर 1 से ज़्यादा है तो आप उसके एंड्स को देखेंगे और एंड्स के हिसाब से फिर आप अपने नंबर ऑफ GI अपन डिसाइड कर लेंगे कि कितने एंड्स कितने GI बन सकते हैं इसमें, ठीक है। नोट कर लिया। अब दूसरी बात करते हैं, एंड्स अगर सेम हो, अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप्स अगर आते हैं तो फिर फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर नंबर ऑफ GI निकालने का? तो इसमें 2 कंडीशन है, अगर एंड्स सेम है तो इसमें 2 कंडीशन है, मैं आपको बताऊं। पहला है, तो एंड्स तो आप देख लेंगे, अगर सेम है, सेम ग्रुप्स है अगर डबल बॉन्ड्स के लास्टिंग और इनिशिएशन पे, तो क्या होगा? तो सेम हो जाएगा एंड्स। और सेम हो जाने की स्थिति में फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला ये 2 की पावर n यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनने पड़ेंगे, कितने हैं। अगर वो इवन है तो फार्मूला अलग हो जाएगा, और अगर वो ऑड है तो फार्मूला अलग हो जाएगा। तो पहले अपन देख लेते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इवन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को अपन n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, n से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अगर n क्या हो, n इज इवन। और अगर n की वैल्यू इवन है, n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर n की वैल्यू इवन है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ GI, सीधा फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ये अपन यूज कर सकते हैं, है ना। अगर एंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? सेम दिखाई दे रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ GI 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। और अगर n ऑड दिखाई दे रहा है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके अगर ऑड है, ये तो आप गिन ही लेंगे, अगर ऑड है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो फिर फार्मूला कुछ अलग हो जाता है टोटल नंबर ऑफ GI निकालने का। तो टोटल नंबर ऑफ GI टू की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू ऑड है तब, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये अभी अपन ने देखा एग्जांपल, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया, तो आगे चलें। तो आगे अपने पास जैसे मान लीजिएगा कि यही अपने पास कंपाउंड था जिसमें कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं कितने हैं, और मैं इसके एंड्स को क्या कर देता हूँ? सेम कर देता हूँ। इसके एंड्स को मैं सेम कर देता हूँ, कैसे? इसको मैंने CH3 कर दिया। अब बताइएगा एंड सेम हो गए। अब एंड सेम हो गए
तो एंड सेम हो जाने के बाद टोटल इसके जीआई कितने बनेंगे, तो टोटल इसके जीआई कितने बनने वाले हैं तो अपन देख लेते हैं। तो पहले नंबर ऑफ डबल वन गिनेंगे अपन। नंबर ऑफ डबल वन कितने हैं, 2, इवन है या एड है, ऑड है, इवन है, तो फार्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ जीआई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। अपन देख लेंगे 2 की पावर n-1 का मतलब ये हो गया n कितने हैं नंबर ऑफ डबल वन, 2 - 1 प्लस है ना 2 की पावर नंबर ऑफ डबल वन 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अभी अपन देख लेते हैं 2 की पावर 2 - 1 मतलब 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 2 प्लस, और इधर कितना हो जाएगा 0, 2 की पावर 0, तो टोटल कितने हो गए 3 है ना। 2 की पावर 1 यानी 2 और किसी पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है, तो 2 + 1 टोटल कितना हो गया 3 हो गया, ठीक ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ जीआई इसके 3 बनेंगे क्योंकि एंड सेम है। अब टोटल नंबर ऑफ जीआई आपने देखे निकालना, इवन है या ऑड है उस हिसाब से अपने को देखना है, एंड सेम है या एंड्स डिफर कर रहे हैं उस हिसाब से अपने को आगे चलना है। अब जीआई इन साइक्लिक एल्केन, साइक्लो एल्केन, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में जीआई किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, अपने को पता है साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में कंसीडर किया जाता है, कंसीडर क्या होते ही है प्लेन में, और साइक्लिक में तो अपन ने देख भी लिया था। जैसे ये मान लीजिएगा कि साइक्लोब्यूटेन है और इस साइक्लोब्यूटेन में हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक ना, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अपन क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं। मान लो इसके पास एक हाइड्रोजन को सेट रहने दिया और दूसरे पे हाइड्रोजन की बजाय अपन ने CH3 ग्रुप ला दिया है, ऐसे इसमें इसको हाइड्रोजन रहने दिया, इसको CH3 से रिप्लेस कर दिया दूसरे वाले हाइड्रोजन को। अब बताओ, ये एक साइक्लोब्यूटेन है जो कि प्लेन में है, एक H उसके ऊपर होगा, CH3 नीचे होगा प्लेन के, ये H ऊपर होगा, ये CH3 नीचे होगा। अब इसका एक दूसरा आइसोमर भी बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि इसका H ऊपर हो, उसका H नीचे हो, CH3 अपोजिट साइड में पहुंच चुके हैं। तो इसमें तो पहचानना आसान है, पहले भी बता दिया है किस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस हो जाएगा ना, तो ये इसको अपन सिस कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा ट्रांस कहेंगे इसको, ठीक ना। तो ये सिस और ट्रांस साइक्लो एल्केन में तो पहचानना आसान है। अगर साइक्लो एल्केन अगर आपको दे रखी है तो आपको ये देखना है स्थितियां कि अभी क्या हो रहा है। अगर ग्रुप्स एक साथ हैं तो सिस और अपोजिट पहुंच गए तो ट्रांस हो जाता है। ये तो पहले भी देख चुके हैं, कल भी देख चुके थे पिछले लेक्चर में। अपन आगे देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से अपन सिस ट्रांस को AE, क्योंकि वो तो पकड़ हो जाती है तो एक्सियल बॉन्ड या इक्विटोरियल बॉन्ड पे कौन पहुंचने वाला है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में देखिएगा क्या है कि अपने पास, मैं आपको बता रहा हूं कि एक साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक ना, साइक्लोहेक्सेन में, अच्छा वेज डैश फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बन एटम, 2 वैलेंसी प्लेन में, एक वैलेंसी प्लेन के ऊपर होती है जिसको कि वेज बॉन्ड से दिखा देते हैं, और जो प्लेन के नीचे चली जाती है, बोर्ड के प्लेन के अंदर चली जाएगी, उसको डैश बॉन्ड से दिखाएंगे। वेज डैश फार्मूला तो आप जानते ही हो ना। तो वेज डैश फार्मूले से अपन हम इसको दिखाएं तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि पकड़ स्ट्रक्चर भी लेगी, क्या लेगी, पकड़ स्ट्रक्चर, मतलब चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन लेगी ये, है ना। अपन इसमें चेयर कन्फर्मेशन पे स्टडी करने वाले हैं, बोर्ड पर अपन स्टडी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर कौन सा कन्फर्मेशन पाया जाता है, चेयर कन्फर्मेशन पाया जाता है। तो चेयर कन्फर्मेशन पे अपन देखेंगे तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि ये इस पर 2 वैलेंसी होंगी इस कार्बन की, एक क्या होगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी हाइड्रोजन होगा। अब मान लीजिएगा कि इसके एक हाइड्रोजन को, अब ये दोनों वैलेंसी जो कि प्लेन में मैं बता रहा हूं, तो ये तो प्लेन से ऊपर होगी एक वैलेंसी, एक क्या होगी
प्लेन के नीचे होगी, दोनों हाइड्रोजन होंगे। अभी क्या किया मैंने, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी ग्रुप से। मान लीजिएगा कि वो ग्रुप है कौन सा, CH3। तो CH3 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस कार्बन की 2 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, ठीक है। अब इसके साइड वाला कार्बन जो होगा, तो नंबरिंग अगर देंगे, दूसरे वाले कार्बन पे भी 2 वैलेंसी होंगी, एक प्लेन से बाहर होगी और एक प्लेन के अंदर होगी। प्लेन से बाहर वाली के लिए मैंने इसमें CH3 लगा दिया है पहले की तरह, और प्लेन के नीचे वाली वैलेंसी पे मैंने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन लगा दिया है। तो ये किस टाइप का आइसोमर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस दिखाई दे रहा है या ट्रांस दिखाई दे रहा है? तो देख लेते हैं, दोनों CH3 प्लेन के ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिस टाइप का दिखाई दे रहा है ना। और ये नंबरिंग अगर अपन देंगे तो इसका नाम अगर IUPAC देते हैं तो नाम के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग में क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये, है ना। तो 1,2 आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है। 1,2 भी है, 1 और 2 पर प्रेजेंट है, और क्या है ये, सिस भी है, दोनों चीजें हैं। ये सिस आइसोमर भी है और 1,2 भी है ना। यानी ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं पहले और दूसरे नंबर के कार्बन पर एटम पर प्रेजेंट है और दोनों के दोनों सिस फॉर्म में, ये ट्रांस में भी हो सकते थे, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जब इसका हम पुकड़ स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इसका चेयर कन्फर्मेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें भी 1,2 पर पहुंचेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर 1,2 पर आइसो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, 1 और 2 स्थितियों पर अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है और वो अगर सिस फॉर्म में है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि ए और ई पर जाने का है। क्या जाने का है, ए और ई पर जाने का है। अब ये ए और ई पर क्या जाने का है, कैसे जाने का है, वो अपन देखेंगे। तो जब भी साइड, अब इसका पहले मैं चेयर कन्फर्मेशन बना लेता हूं। ये इसका क्या हो गया, चेयर कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। और 1 और 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो अब देखो 1 और 2 कोई सा भी मान सकते हैं इसको, अरे कोई सा भी 1 और 2 ले सकते हैं ना। तो जब भी 1 और 2 पर होंगे तो इसकी भी 2 वैलेंसी होंगी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। अरे जब हम इसका पुकड़ स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेयर कन्फर्मेशन बनाते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमको, चेयर कन्फर्मेशन में हमको क्या करना होता है कि इसके ए और ई पर दिखाना होता है। तो इसकी जो 2 वैलेंसी, जब हम साइक्लोहेक्सेन को प्लेन में दिखा रहे हैं तो हम उसको वेज और डैश से दिखाते हैं, जबकि अगर हम उसको क्या कहते हैं, चेयर कन्फर्मेशन में दिखाते हैं, तो चेयर कन्फर्मेशन के लिए हमको इसमें ए और ई पे सेट करना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 1 और 2 और 6 पे, तो एक ए पे जाएगा तो दूसरा ई पे जाएगा। यानी एक मिथाइल, अगर एक मिथाइल क्या है, ए पे दे दिया है, तो दूसरे वाले कार्बन का मिथाइल किस पे जाना चाहिए, इक्वेटोरियल बॉन्ड पर जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन तो बचे क्या, इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ई पर। अरे ए पर तो मिथाइल आ गया, तो इसका ई कौन है, ये रहा, इस पर हाइड्रोजन चला जाएगा। अब उसके ई पर मिथाइल आ गया है, तो ए पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, है ना। जब भी सिस हो और 1, 2 पे आइसोमर जुड़े हुए हो तो ए ई ध्यान रखिएगा। और अगर ट्रांस होता, ये ट्रांस होता, अगर 1, 2 पे अगर ये ट्रांस आइसोमर होता, अभी तो ये सिस है, तो ट्रांस के लिए क्या ध्यान रखेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए या ई दोनों ई पर डाल दो या दोनों ए पर डाल दो। मैं बताता हूं, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि ये साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन कैसा है, 1 और 2 पर ग्रुप प्रेजेंट है और वो ट्रांस पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वेज बॉन्ड की बात करूं, यहाँ अगर वेज बॉन्ड पर CH3 है तो वहां वेज बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, H। यहाँ डैश बॉन्ड पर क्या पहुंच जाएगा, H। यहाँ डैश बॉन्ड पर क्या पहुंचेगा, CH3। अब ये क्या है तो 1, 2 आइसोमर, लेकिन सिस नहीं है, ट्रांस है। और जब भी इसका साइक्लोहेक्सेन वाला कंफर्मेशन देंगे तो साइक्लोहेक्सेन में क्या लिखाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, चेयर वाला, ठीक ना। तो देखिए चेयर वाला कंफर्मेशन में अपन देख लेंगे क्या होगा। तो 1 और 2 कार्बन एटम को अपन डिसाइड करेंगे, तो कोई सा भी हो सकता है। तो दोनों ग्रुप्स को, अगर ये ट्रांस पोजीशन पे है, ट्रांस है नो डाउट, आपको दिख रहा है ट्रांस है, तो एक को दोनों CH3 को या तो किस पे लगा दो, ए पे, या दोनों CH3 को किस पे लगा दो, ई पे, ठीक है। दोनों या तो ए पे जाएंगे या ई पे जाएंगे। अब मैंने दोनों को ए पे दिखा दिया है, लेकिन और ज्यादा मोर स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा हो जाएगा इसका, दोनों जब ई पर होंगे। बोला था ना, ई पर ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, मैंने इसका लेस स्टेबल कंफर्मेशन लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करेगा तो दोनों ई पर भी पहुंच जाएंगे, तो दोनों ए पर या दोनों ई पर आप दिखा सकते हैं जब ट्रांसफर हो 1, 2 पर। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये जो 1 और 2 पर जब आइसोमर प्रेजेंट थे, 1 और 2 मतलब ये वाली स्थितियां 1 है तो ये 2 है, साइड साइड वाली,
अगर ये यहाँ होता तो भी 1 2 कहलाता, है ना। साइक्लोहेक्सेन की बात करें, 6 कार्बन की रिंग की बात करें तो 3 ही स्थितियां संभव होती हैं। अगर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 1 2 पे प्रेजेंट हो सकते थे, या 1 3 पे, या फिर 1 4 पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो 1 2 का क्राइटेरिया है, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, वही 1 4 का भी है। अगर ये दोनों ग्रुप 1 2 पे ना होकर के 1 4 पे भी होते तो भी सेम केस चलता। कैसे चलता मैं आपको इसमें बताऊं। अगर 1 2 की बजाय अगर 1 4 हो तो 1 4 और 1 2 का केस सेम चलता है। अगर 1 4 यानी ये वाला मिथाइल दूसरे नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट ना होकर के चौथे वाले कार्बन पे प्रेजेंट होता, 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे प्रेजेंट होता, तो 1 2 जैसा ही इसका भी चलता। अगर ये सिस होता तो क्या होता, ए और ट्रांस होता तो ए या ई हो जाता। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करूंगा, यहीं के यहीं कर लेता हूं मैं इसको। फोर्थ वाले कार्बन को दिखाएं अपन, ठीक ना, 4 पे है तो 4 वाले पे अपन दिखाएंगे तो क्या होगा, ये चौथे नंबर का कार्बन है, ठीक ना। तो इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी जगह पे दिखा देते हैं अपन। तो देखो कैसे, ये पहले नंबर का कार्बन हो गया, यहाँ CH3 क्या है, अबव द प्लेन है, और H कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन चला गया। फोर्थ पोजीशन कहां पर मिलेगी इसकी, ये 1 हो गया तो 2 3 4 यानी अपोजिट, है ना। तो ये यहां पर ये सिस बना रहा हूं मैं, तो यहां सिस में वेज बॉन्ड पर क्या दिखाना पड़ेगा आप बताओ जरा। सिस H नहीं CH3 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी तो वेज बॉन्ड पर सिस है ना, डैश बॉन्ड पर H पहुंचाना पड़ेगा ना। तो ये 1 4 अगर सिस है तो AE पहुंचाएंगे, इसको भी AE कहेंगे। तो AE का मतलब यहां पे क्या देना पड़ेगा आपको, ई बॉन्ड पर देना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा के दोबारा बना दे रहा हूं, दोबारा से बना देते हैं इसको। तो देखो 1 4 को बनाएंगे, तो 1 4 को बनाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन का ये चेयर कन्फर्मेशन देखिएगा, ठीक है। ये अगर मैं इसको 1 कहूं और वो वाला 4 हो जाएगा मेरा, तो क्या होगा, AE पर दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर मिथाइल ग्रुप को मैं A पर दिखाता हूं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन E पे पहुंच गया। लेकिन दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, E पे पहुंचाना पड़ेगा मिथाइल को, ग्रुप को। तो यहां क्या होगा, मिथाइल E पर पहुंचेगा और हाइड्रोजन ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर नीचे, ठीक है, H ये नीचे पहुंचेगा, है ना। तो ये हो गया 1 4 का। 1 4 और 1 2 एक जैसे चलते हैं। अगर सिस है तो AE चलेगा ग्रुप, और ट्रांस होंगे तो दोनों AA या EE पर पहुंच जाएंगे। इसको दोबारा बनाते हैं अपन, तो पूरा चला गया। देखो, और अगर इसको मैं 1 4 वाला बनाने जा रहे हैं अपन, तो देखो 1 4 ट्रांस अगर होगा तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका के और आपको बताना चाह रहा हूं कि 1 4 ट्रांस, सिस वाला तो आपने नोट डाउन कर लिया, अब 1 4 वाला बना लेते हैं। ट्रांस वाला, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके पहले नंबर के कार्बन पर और चौथे नंबर के कार्बन पर क्या है, ये ट्रांस है। H इधर है, CH3 इधर है, तो चौथे वाले पे आप बताएंगे कि H किधर होगा और CH3 किधर होगा। H वेज बॉन्ड पर कौन आ जाएगा, H, और डैश बॉन्ड पर ये हो गया 1 4, और ये ट्रांस स्थितियों में प्रेजेंट है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, AA या EE देखना पड़ेगा। तो मैं इसको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो ट्रांस बॉन्ड पे पहुंचाएंगे आप। अगर मैंने इसको कार्बन नंबर 1 ले लिया है तो 4 वो पहुंच जाएगा। तो दोनों को AA पर, कौन दोनों AA पर पहुंचेंगे, सेम ग्रुप मिथाइल ग्रुप। अगर ये मिथाइल अगर A पर पहुंच चुका है तो उधर भी मिथाइल A पर पहुंचेगा, या E पर होता तो E पर पहुंचा देते, है ना, दिखा सकते हैं आप। तो जब 1 4 स्थितियों पर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं 2 या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं 2, तो क्या किया जाएगा कि अगर वो ट्रांस पोजीशन पे है और 1 4 है तो आप दोनों को A पर दिखाइए या दोनों को E पर दिखाइएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर कौन सा पाया जाएगा कि जब दोनों E पर होंगे, ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो दोनों को E पर दिखाने का प्रयास करिएगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक और स्थिति बच गई, वो कौन सी बच गई? 1 3। 3 ही तो पोजीशन इसमें साइक्लोहेक्सेन में बात करें तो 3 ही तो पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है। या तो दोनों ग्रुप 1 2 पे होंगे, या 1 3 पे होंगे, या 1 4 पे होंगे, है ना। यानी अगर कोई ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है या 1 और 4 पर प्रेजेंट है तो वो एक जैसा चलता है। लेकिन अगर कोई दोनों ग्रुप अगर 1 और 3 पर, यानी 1 पर हो और दूसरा कहाँ हो? 3 पर, ये दोनों 3 हो गई उसकी, इन दोनों में से कहीं पर भी प्रेजेंट हो, एक 1 पे और दूसरा 3 पर प्रेजेंट हो, तो फिर उसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस, उनके अगर अपन कन्फर्मर बनाएंगे तो वो इनसे अपोजिट चले जाते हैं, ठीक ना। तो देख लेते हैं, जैसे मेरे पास 1 और 3 पर ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और इसके 1 और 3 पर ग्रुप्स प्रेजेंट है। 1 पर मान लीजिएगा कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया? डैश बॉन्ड पे चला गया। और 3 पर, अब 3 पर है तो पहले तो इसका जीआई देखेंगे। 3 पर क्या हो सकता था? बताओ जरा, ये कौन सा वाला आइसोमर लिख रहा हूं मैं? सिस है या ट्रांस है? जीआई बताओ। जीआई कन्फर्मर तो बाद में बनाएंगे इसके जीआई, हाँ सिस, इसका ये पहला जीआई बनाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? सिस। ट्रांस भी हो सकता था। और अब इसके कन्फर्मर बनाएंगे, है ना। तो इसके कन्फर्मर क्या बनेंगे? तो ये उसके अपोजिट चलता है, किसके? 1 2 या 1 4 के। तो जब सिस होगा तो सिस होगा ए होगा या क्या होगा? अगर ये सिस है तो उसके अपोजिट हो जाएगा। दोनों ग्रुप किस पे कन्फर्मर बनाएंगे? तो ए पे चले जाएंगे या ई पर चले जाएंगे, है ना। अपोजिट हो जाएगा। 1 3 अपोजिट चलता है 1 4 से और 1 2 से। तो इसके चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे, ये इसका कन्फर्मेशन है। देखो जीआई में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अपन चल रहे हैं, जीआई के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म चल रही है। तो देखो जरा, इसका कन्फर्मर क्या बना? ये चेयर कन्फर्मेशन अपन ने बना लिया है। अब चेयर कन्फर्मेशन में दोनों ग्रुप 1 और 3, यानी अगर एक 1 पे होगा तो दूसरा किस पे होगा? 3 पे होगा। अगर यहाँ 1 पे मैं इसको 1 देता हूं तो 3 कौन सा हो जाएगा इसका? ये वाला या ये वाला। तो कैसे लगाने हैं दोनों को? या तो ए पर या ई पर। तो मैं अभी इस टाइम मिथाइल को ई पर लगा रहा हूं। अगर इधर मिथाइल ई पर आ गया तो हाइड्रोजन ए पर आ गया, तो इसका थर्ड वाले कार्बन पे मिथाइल कहां जाएगा? जब ये ई पे आ गया तो ये भी तो ई पे जाएगा, और हाइड्रोजन ए पर चला जाएगा, है ना। कर सकते हैं आप, कर लो इसको। और अगर ये ट्रांस होता तो ट्रांस का भी मैं लिख देता हूं, कन्फर्मर आप बनाएंगे, ठीक है। ट्रांस बनाएंगे तो ए और ई पर चले जाएंगे, है ना। तो ये आपने देखा, इसका ट्रांस का अपन ने ए और ई पर 2 ग्रुप्स पहुंचा दिए। ये आप लोगों ने क्लास वर्क कर लिया होगा। इसके बाद अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपना जीआई अपन ने देखा, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन में भी अपन ने जीआई देखा, ठीक ना। तो जीआई किस तरीके से निकालते हैं? क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वहाँ जीआई पाई जाएगी, है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि एंड्स जो होंगे वो क्या होंगे? एक प्लेन में आ जाए तो जीआई दिखाई जाएगी। अपन ने स्पाइरेन में भी देखा, अपन ने एलीन में भी देखा, अपन ने मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में भी देखा, डबल बॉन्डेड सिस्टम में भी देखा, साइक्लोएल्केन में भी देखा। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे देखिएगा, अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीआई से डिफरेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी स्टीरियो है, यहाँ भी बॉन्डिंग चेंज नहीं होती, ये तो पहले ही बता दिया था। स्पेस में क्या होती है? रेस्पेक्टिव जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती हैं। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होता है। ओरिएंटेशन चेंज हो जाने के कारण डिफरेंट आइसोमर बनते हैं, जिनकी की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें, इससे पहले अपन कुछ चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीआई से बिल्कुल अलग है।
जहां जीआई में मॉलिक्यूल का प्लेन में होना जरूरी था, एंड्स क्या हो प्लेन में आ जाए, तो अपन जीआई डिसाइड कर सकते थे। यहां पर प्लेन में नहीं चलेगा, अगर प्लेन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई जाएगी कहीं भी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जब तक मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर में नहीं होगा, जब तक मॉलिक्यूल 3D नहीं होगा, तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेवलप हो ही नहीं सकती। पहली रिक्वायरमेंट है 3D का होना, 3D से चलती है ये, ठीक है ना। जीआई जहां 2D से चलती थी, 2 डायमेंशनल में चलती थी ना, प्लेन में, यहाँ प्लेन में नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल होना चाहिए पहली बात तो मॉलिक्यूल को। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, लेकिन हमारा बोर्ड तो 2D है, तो 2D में 3D को देख पाना, ये थोड़ा सा अपने को हुनर यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। तो 2D बोर्ड पे अपन को 3D में के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको लिख दी है, 3D स्ट्रक्चर होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल की, जहां पर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कि ये वाला मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए कि भाई फलाना मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा उसका कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन 3D है या 2D है। 2D है तो नहीं करेगा, और 3D है तो ऑफकोर्स करने की उसमें क्या होगा, कैपेबिलिटी में होगा। उसमें भी फिर कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? 3D होने के बाद एक और कंडीशन भी है कि 3D तो है लेकिन उसमें एसिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए मॉलिक्यूल को। अब ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वर्ड कहां से आ गए, ये इन वर्ड्स का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। एसिमेट्रिक होना चाहिए मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, ठीक ना। कौन कौन से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, इसका कहने का मतलब है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब है एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप के होते हैं, ठीक ना। 3 टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, लेकिन यहां पर हम 2 टाइप के एलिमेंट की बात करेंगे, दो एलिमेंट्स की बात करेंगे। 2 का तो एब्सेंट होना मस्ट है, तीसरा एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन क्या 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो हम मस्ट है कि वो एब्सेंट होने ही चाहिए। अगर उनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट हो गया तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, चाहे बेशक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल बना रहे, चाहे बेशक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल बना रहे, अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आ गया तो फिर 3 डायमेंशनल होने के बाद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना जरूरी है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपने पास 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अपन को 2 की बात करनी है। यहाँ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं ये। इन तीनों में से किसी का भी प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, इन तीनों का एब्सेंट होना जरूरी है। 3 की बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक बार के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन इन दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी अगर प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल बेशक 3D बना रहे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक ना। नोट डाउन कर लिया आपने? तो करिएगा नोट डाउन।